महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। साथियों, ये मेरा डिक्लेरेशन है जो भारत के समस्त नागरिकों के समक्ष में प्रस्तुत करता हूँ। मैं आरसी धीमान, निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश से घोषणा करता हूँ यह कि भारत के संविधान में पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखता हूँ। यह कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह कि मैं धर्म, मूल, वंश, वर्ण, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता। यह कि व्यक्ति की संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा का प्रबल समर्थन करता हूँ। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्यों का बोध कराने तो मत मानो। राष्ट्रीय महासभा के संस्थापक एवं भूतपूर्व एमएलसी माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष महोदय एवं संचालन कर रहे माननीय संचालनकर्ता और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला स्तर के समस्त पदाधिकारीगण, उपासक एवं उपासिकाओं एवं भारत देश के समस्त नागरिकों, भारत के संविधान के संबंध में न्यायपालिका की शक्ति एवं कर्तव्यों के विषय में चर्चा चल रही है। न्यायपालिका के संबंध में आर्टिकल 136 पर चर्चा हो चुकी है। आर्टिकल 136 उच्चतम न्यायालय को विशेष अपील के लिए अनुमति प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके अंतर्गत मैं बता चुका हूं कि उच्चतम न्यायालय अपने विवेक से भारत देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय या किसी भी न्यायाधिकरण द्वारा पारित किए गए किसी निर्णय, डिक्री
सजा या आदेश में विशेष अपील, विशेष मतलब आदेश में अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान कर सकती है। यानी भारत देश के अंदर जितने भी जो न्यायालय हैं, उन न्यायालय के अंदर या अधिकरण के अंतर्गत, न्यायाधिकरण के अंतर्गत जो डिक्री पास होती है, जो सजा होती है या आदेश होते हैं या निर्णय होते हैं, उन पर अपील करने की विशेष इजाजत दे सकती है। इट इज ए पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन खंड 2 के अंदर ये बताया गया है कि जो पावर है सुप्रीम कोर्ट को, वो एब्सोल्यूट नहीं है। यहाँ पर एक परंतु है कि यदि सशस्त्र बलों के लिए विधि द्वारा स्थापित न्यायालय या न्यायाधिकरण होते हैं, सशस्त्र बलों से संबंधित जो डिस्प्यूट खड़ा होता है, उस डिस्प्यूट को दूर करने के लिए जो न्यायालय या न्यायाधिकरण गठित होते हैं, उन न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश या सजा के मामले में ये आर्टिकल लागू नहीं होता। कहने का मतलब ये जो शक्ति है वह एब्सोल्यूट नहीं है। यह पूरी तरीके से हर मुद्दों पे नहीं है। विशेष अपील सिर्फ विशेष जो है अनुमति अपील के लिए सिर्फ अन्य मामलों में दी जा सकती, भारत के न्यायालयों पर मामलों, सशस्त्र सैनिकों, सशस्त्र बलों के लिए जो विधि द्वारा न्यायालय या अधिकरण गठित किए जाते हैं, उनके द्वारा दिए गए निर्णय, आदेश या जो है सजा पर ये विशेष अपील का प्रावधान लागू नहीं होता। ये बात बताई जा चुकी है पिछले लेक्चर में। अब आज हम लोग आर्टिकल 137 पर विचार करते हैं। आर्टिकल 37 क्या है? तो जब आर्टिकल 137 हम देखते हैं तो वह कहता है कि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या किसी संसद को जो विधि बनाने की शक्ति है, संसद कोई ऐसी विधि बनाती है या तो वो विधि के अंतर्गत या अनुच्छेद 145 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय, दिए गए आदेश का पुनर्लोकन करने की शक्ति होगी। यानी कि यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया है, पुनर्विलोकन। पुनर् यानी पुनः, अवलोकन यानी किसी मामले को फिर से देखा जाना, पुनर्विलोकन। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट को शक्ति प्रदान की गई है, वह 2 बिंदुओं पर प्रदान की गई है। पहला कि सुप्रीम कोर्ट संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहेगा। संसद के द्वारा जो बनाई गई विधि है उसके अधीन रहते हुए काम करेगा और अनुच्छेद, भारत के संविधान के अंदर
अनुच्छेद 145 के उपबंधों के अधीन रहेगा, यानी कि सुपरमेसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी भी विधि है, लॉ है। और वो लॉ क्या है? वो लॉ ये है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा निर्णय देने होते हैं। उन निर्णयों में खामियां हो सकती है, वो भी इंसान है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उनका भी विवेक है, उनके भी तथ्य है, उनका भी विधिक ज्ञान है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को स्वयं पुनः उस निर्णय के या आदेश को फिर से जो है पुनर्विलोकन की शक्ति होगी सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय से बंधा हुआ नहीं है कि नहीं, उन्होंने जो निर्णय दे दिया अब तो वही रहेगा, नहीं। सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा दिए गए निर्णय का पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, यानी वह अपने द्वारा दिए गए निर्णय का पुनर्विलोकन, पुनः अवलोकन करेगी सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या है? उच्चतम न्यायालय। क्या उच्चतम न्यायालय? न्यायालय से अर्थ है न्यायाधीश और उसके अंतर का स्टाफ, जो भी स्टाफ है, ये कंप्लीट जो है जाकर के न्यायालय की परिभाषा में आता है। तो न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति है, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि जो संसद कानून बनाएगी उसके अधीन रहते हुए पुनर्विलोकन करना होगा। अब संसद क्या कानून बनाएगी सुप्रीम कोर्ट के संबंध में, ये हमारे देश के माननीय सांसद महोदय तय करेंगे। अपील के लिए जो है पुनर्विलोकन के संबंध में संसद जो विधि बनाएगी उसके अधीन सुप्रीम कोर्ट को रहना होगा और 145 के अधीन रहना होगा। इन दोनों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करना होगा, पुनर्विलोकन करना होगा। ये शक्ति प्रदान की गई। तो पुनर्विलोकन की जो शक्ति अनुच्छेद 137 में प्रदान की गई है वह बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए आदेशों से बंधा हुआ नहीं है, इन्हें एक बार उसने जो निर्णय दे दिया अब तो बदल ही नहीं सकता। उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए निर्णय को पुनः सुन सकता है, अपने द्वारा दिए गए निर्णयों का पुनः अवलोकन कर सकता है। इट मीन्स पुनर्विलोकन, इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। इसका जुडिशियल रिव्यू होता है। न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय का जुडिशियल रिव्यू करने की शक्ति रखता है और यह शक्ति अनुच्छेद 137 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को प्रदान की गई है। बस कंडीशन क्या है? जब ये आर्टिकल लिखा गया तब ये भी सोचा संविधान निर्माताओं ने कि भाई क्या सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति दी गई है
उसमें संशोधन किया जा सकता है? क्या उसके द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विलोकन के लिए कुछ नए कानून बनाए जा सकते हैं? तो संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि हाँ, बनाए जा सकते हैं, इसलिए ये शक्ति कानून बनाने की संसद को दी गई है। संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पुनर्विलोकन किया जाता है, उसके निर्णय, अपने खुद के निर्णय आदेश का, उसके संबंध में विधि बना सकती है, नियम बना सकती है, यानी कि कानून बना सकती है। और उस कानून के अंतर्गत रहते हुए सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू यानी पुनर्विलोकन का कार्य करना होता है। पॉइंट ये है, दूसरे अनुच्छेद 145 है, जिसको फॉलो करते हुए जुडिशियल रिव्यू करेगी सुप्रीम कोर्ट। अब जुडिशियल रिव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दी गई। सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णयों को बदल देती है। जैसे कि ऐसे कई मामले आए, इस भारत की प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के और अन्य कोर्टों के निर्णय आए। इसमें ये बताया कि जो भारत के संविधान की उद्देशिका है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। Preamble is not part of Indian Constitution. कुछ निर्णय ऐसे आए, फिर उसके बाद कुछ निर्णय ऐसे आए कि नो, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल भारत के संविधान का उद्देश्य है। यह संविधान की को समझने की कुंजी है। ये संविधान निर्माताओं की भावनाओं को प्रकट करती है। इसके अंदर संविधान के क्या चाहता है, किस तरह से भारत बनाना चाहता है, कौन कौन से अधिकार जो है नागरिकों को, अन्य लोगों को प्राप्त है, वो सारी चीजें उसके उद्देश्य जो है उद्देशिका में है, और यह है संविधान का हिस्सा है। ये जो कभी कहा संविधान का हिस्सा है, कभी कहा संविधान का हिस्सा नहीं है। सेक्युलरिज्म में जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्षता प्रियम्बल में डाली गई, उस संबंध में भी अलग अलग समय समय पर निर्णय आते हैं और बताते हैं कि सेक्युलरिज्म क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म? पंथ निरपेक्षता क्या है? तो न्यायालय को लगता है कभी किसी डिसीजन में कि भाई पंथ निरपेक्षता से आशय ये है कि राज्य किसी भी पंथ का अनुसरण नहीं करेगा, राज्य का कोई पंथ नहीं होगा, ऐसा किसी निर्णय में आया। अब उसको पुनर्विलोकन जब डाल दिया जाए, रिव्यू कर दिया जाए जुडिशियल रिव्यू, तो फिर मान लो निर्णय आता है कि नहीं, राज्य का तो जो है पंथ निरपेक्षता के विरुद्ध आशय नहीं है, बल्कि राज्य का दृष्टिकोण सभी धर्मों के प्रति समान है। तो अब ये आर्टिकल 14 की बात चली, तो पंथ निरपेक्षता, तो ये जो डिसीजन में बदलाव है जुडिशियल रिव्यू, वह शक्ति जो है ये। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है समझ लीजिए। जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायालय को बनाई हुई विधि में भी पुनर्विलोकन करने की शक्ति है।
जैसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 में साफ साफ लिखा है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। राज्य की परिभाषा में पार्लियामेंट है, यानी पार्लियामेंट को विधि बनाते समय आर्टिकल 31 का ध्यान रखना। क्या कहता है? राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो संविधान में भाग 3 में देश के और दुनिया के लोगों के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनको छीनती हो। ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा जो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार को छीन लेता हो, और ऐसा भी कानून नहीं बनेगा जो उसको न्यून कर देता है। मतलब ऐसा नहीं छीन ही ले, नहीं छीन रहा है, उसका महत्व तो कम कर दे रहा है, उसकी वैल्यू कम कर दे रहा है, न्यून कर दे रहा है। यानी राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो संविधान के भाग 3 में दिए गए अधिकारों को छीनती हो या न्यून करती हो, कम कर देती हो। ऐसा आर्टिकल 30 में लिखा हुआ। और आगे लिखा हुआ है यदि ऐसी कोई विधि बन जाती है तो ऐसी विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। ऐसी विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, बट शून्य कौन डिक्लेयर करेगा? मान लो पार्लियामेंट ने कोई ऐसी विधि बनाई जो में दिए गए अधिकारों को सीधा छीनती है। आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 17 है जो अनटचेबिलिटी का काम, अनटचेबिलिटी को भी करता है, रोकता है। इस तरह से जो आर्टिकल भाग 3 में मूल अधिकार प्राप्त है देश के नागरिकों को और अन्य लोगों को, उनके विरुद्ध कोई विधि बन जाती है पार्लियामेंट के द्वारा तो जुडिशियल रिव्यू करना है। तो फिर वो विधि संविधान सम्मत है या संविधान के विरोध में? क्योंकि हमको तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है, हमको दिख रहा, लेकिन हम ही को तो दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी दिखना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फाइनल है जो डिसाइड करेगी कि उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा। इन्हें जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान है। यदि अगर जो है उस आर्टिकल में उस विधि के अंतर्गत उल्लंघन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का, तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर देगी, उतने भाग को असंवैधानिक घोषित कर देगी। यानी जिस तरीके से एक सर्जन डॉक्टर होता है, एक सर्जन होता है, वो उसे लगता है कि पैर में आपके नीचे जो है साइनस हो गया है, नासूर हो गया है, हड्डियों में चला गया है, अब इसका इलाज संभव नहीं है और पैर को काटना होगा। तो कितना पैर काटा जाए ये डिसाइड वो करता है। जितने में इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है उतना पैर वो काट, यानी कि उसी तरीके से ये आर्टिकल 13 है, उल्लंघन करने वाली मात्रा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट एक सर्जन की तरीके से काम करता है और उतने भाग को असंवैधानिक घोषित कर देता है जो संविधान के विरुद्ध में है लिखा हुआ, या उल्लंघन की मात्रा तक उस भाग को शून्य घोषित कर देगा, हटा देगा, कट, खत्म। वह इस तरीके से कानून हो जाएगा जिस तरीके से वो है ही नहीं, अस्तित्व विहीन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे थे कि व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं
ये क्या है कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के संबंध में जुडिशियल रिव्यू पर। क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 137 revive of judgments and order by the Supreme Court, subject to the provisions of law made by Parliament or any rules made under Article 145. The Supreme Court shall have to power to revive any judgment pronounced and पनिशमेंट है। तो कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 145 के अधीन रहते हुए और जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन रहते हुए जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त है। वह अपने द्वारा दिए गए निर्णय, आदेश या किसी दंड का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं। अब आती है बात अनुच्छेद 138 की। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि। उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता या शक्तियां होंगी जो संसद द्वारा विधि बना के प्रदान की जाए। यहाँ पर भारत के संविधान निर्माता ने ये सुप्रीम कोर्ट को जो संघ की सूची है उसके अंदर जो विषय है उन विषयों में अतिरिक्त अधिकारिता और शक्ति प्रदान करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान की। यानी कि जो संसद है वह उच्चतम न्यायालय को संसद है वह उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान करती है। शक्ति क्या प्रदान करती है कि आप जो है संघ सूची के मामले में विधि बना सकते हैं, पार्लियामेंट बिल बना सकती है। विशेष तौर से संघ सूची। संघ सूची क्या है? संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीन सूचियां हैं। संघ सूची अलग अलग अधिकार बिल्कुल सेपरेट किए गए। संघ सूची से आशय है कि जो भारत देश की सरकार है वह किन किन विषयों पर काम करेगी, है ना। आखिर संघ को कौन कौन से विषयों पर कार्य करने की शक्ति प्राप्त है, ऐसे कौन कौन से विषय हैं जो संघ सूची में आते हैं और उन विषयों पर संघ काम करता है। तो वर्तमान समय में इसमें 52 विषय आते हैं। 52 विषयों में मूलतः पहले 47 थे, अब 52 विषय आ गए हैं। 52 विषयों में सरकार जो है, केंद्र सरकार कुछ शक्ति प्रदान की गई कि वो काम करे। और जो संघ के पास अधिकार है, शक्तियां हैं, उसमें आपराधिक कानून प्रक्रिया यानी CRPC,
खास तौर से, जैसे आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया सीपीसी, और विवाह एवं तलाक, श्रम कल्याण, बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषयों को संघ सूची में शामिल किया गया है। और संघ यानी केंद्र की सरकार उन विषयों पर काम करती है। इसी प्रकार से राज्य सूची भी है, क्योंकि केंद्र की सरकार अपने विषयों पे काम करेगी और राज्य की सरकार राज्य के विषयों पे काम करेगी। अब राज्य सूची से आशय क्या है? जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, ये जो राज्य हैं, इन राज्यों के लोग कौन कौन से विषयों पे काम करेंगे। तो भारत के संविधान की अनुसूची में 61 विषयों की एक सूची है। पहले इसमें 66 विषय थे और इसे जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है संघ सूची। तो राज्य सूची के जो विषय हैं जो राज्य की सूची है उसमें राज्य को खास तौर से जैसे कि आंतरिक सुरक्षा स्टेट की, कृषि कृषि राज्य सूची का भी विषय है। और इसके अलावा रोजगार इत्यादि विषयों पर जो है राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। संघ सूची पर क्लियर रूप से केंद्र की सरकार काम करती है, कानून बनाती है, और राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है विधानसभा के अंदर। और एक सूची ऐसी है जिस पर दोनों मिलजुल के काम कर लेते हैं, दोनों में कॉमन। जैसे कृषि कृषि एक ऐसा विषय है कि भाई केंद्र संघ सूची में भी और राज्य सूची में भी है, क्योंकि केंद्र सरकार को कृषि से संबंधित निर्णय लेने का, कानून बनाने का अधिकार है। वही स्टेट को भी है, इस राज्य में जो है किसान काम करते हैं। तो ये जो समवर्ती सूची है ये तीसरी सूची है और इस सूची के अंदर 52 विषय 52 विषय शामिल है। तो इस तरीके से इसको विशेष तौर से समझने के लिए सूचियों को भारत के संविधान के आखिरी में जब आप देखेंगे तो प्रथम पहले जो है आपको संघ सूची मिल जाएगी, फिर राज्य सूची मिल जाएगी, फिर समवर्ती सूची मिल जाएगी। तीनों सूची पर काम करते हैं। बस अंतर ये है कि संघ सूची पर केंद्र की सरकार काम करती है, उसमें विषय लिखे मैंने बताया उससे ज्यादा है, और स्टेट अपनी राज्य सूची पे काम करती है, और समवर्ती सूची पे दोनों मिलजुल के काम करते हैं। समवर्ती सूची पर दोनों मिलजुल के काम करते हैं, यानी दोनों की उन मुद्दों पे सहमति होती है, दोनों को अधिकार होता है, दोनों ही उस पर काम करते हैं। शिक्षा हो गया, शिक्षा एजुकेशन पर स्टेट गवर्नमेंट भी जो है काम करती है, और एजुकेशन पर केंद्र की सरकार भी काम करती है। इस तरीके से ये जो सूचियां हैं उन सूचियों के माध्यम से उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय को सिर्फ संघ सूची के विषयों के संबंध में बताया गया है,
तो उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करें। इट मीन्स पार्लियामेंट उनको संघ सूची के विषयों के संबंध में अलग से अधिकारिता और शक्तियां प्रदान करेगी। अधिकारिता क्या होती है? अधिकार, यानी कि कितना हमारे क्षेत्र में एरिया आ रहा है, हमारी अधिकारिता में कितना पोर्शन आ रहा है एरिया। तो इस तरीके से अधिकारिता और शक्तियों को प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भारत की संसद विधि द्वारा शक्तियों प्रदान करेगी। ये आर्टिकल है, वही इंग्लिश में है। Article 138, Enlargement of Jurisdiction of the Supreme Court. The Supreme Court shall have such further jurisdiction and power with respect to any of the matters in the Union list. Parliament may by law confer. इसका मतलब है कि जो पार्लियामेंट द्वारा विधि बनाई जाएगी उसी के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट जो संघ सूची है उस पर भी अधिकारिता इसको होगी, सुप्रीम कोर्ट को। क्यों होगी? संघ की जो सूची है, अभी जैसे किसानों वाला बिल आ गया था, किसान लोगों के संबंध में केंद्र सरकार ने कानून बना दिया। किसानों के संबंध में केंद्र सरकार ने कानून बना दिया और वो बिल जब लोगों के सामने आया तो लोगों को उस बिल में हित कम अहित ज्यादा नजर आने लगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वह मामला ले जाया गया। कृषि से संबंधित मामलों पर, यानी संघ सूची पर जो कृषि है और कृषि से संबंधित जो विधि है उस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय आएगा और सुप्रीम कोर्ट को शक्ति पार्लियामेंट के द्वारा प्राप्त होगी। ये है मुख्य बात। अब अनुच्छेद 138(2) क्या कहता है? यदि संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता और शक्तियों के प्रयोग का उपबंध करती है तो उच्चतम न्यायालय को किसी विषय के संबंध में ऐसी अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार या विशेष करार द्वारा प्रदान करे। तो यहाँ पर उसी बात को आगे बढ़ाया गया है कि जो संसद है, यदि वह सुप्रीम कोर्ट को उसकी अधिकारिता और शक्तियों के संबंध में जो विधि बनाई गई है उसके संबंध में उनका प्रयोग करने के लिए कानून बनाती है, अनुच्छेद बनाती है, तो उच्चतम न्यायालय को उन विषयों पर अधिकारिता एवं शक्तियां प्राप्त होंगी। अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 139 है तो बहुत महत्वपूर्ण और इस पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो है अभी संक्षेप में इस पे बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 139 में सुप्रीम कोर्ट को जो शक्ति प्रदान की गई है वो रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। याचिका, रिट याचिका क्या कहता है? संसद कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है।
अनुच्छेद 139 में भारत की संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह सुप्रीम कोर्ट को निर्देश, आदेश, रिट जारी करने के लिए शक्ति प्रदान करे, कर सकती है, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को। और जिसमें रिटें कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध या कोवेरेंटो और उत्प्रेषण, या उनमें से किसी की प्रकृति की रिट शामिल है जो खंड में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए है। अनुच्छेद 32 की बात की गई है। तो अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधा फंडामेंटल राइट्स का जब उल्लंघन होता है, व्यक्ति के या नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का जब उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो व्यक्ति सीधा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करता है और फिर सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करती है या परमादेश रिट जारी करती है या जो निषेध रिट या कोवेरेंटो या उपदेशन रिट जारी करके अग्रिम कार्रवाई करती है। तो रिटे क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? परमादेश क्या होता है? कोवेरेंटो क्या होता है? उपदेशन रिट क्या होती है? इस संबंध में विस्तार से जो है नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा होगी। अभी सिर्फ इतना कि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 139 के अंतर्गत संसद कानून बना करके निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। यानी रिटों की शक्ति। तो यहीं से लेक्चर कंप्लीट होता है और आप लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो चैनल है RBM, उस को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, RBM इंडिया, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को। और उसके अंदर जो राष्ट्रीय बौद्ध सभा के विशेष जो कार्यक्रम होते हैं वो सब अपलोड होते हैं, उसको देखें और उसको शेयर करें। शेयर करना ही हमारा सोशल वर्क है। अगर हम उसको शेयर करते हैं तो फिर आप सच्चे समाज सेवी हैं। अगर आप उसे देखते हैं, सुनते हैं, तो आप सच्चे समाज सेवी हैं। ऐसे ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें। यहीं पर हमारी बात समाप्त होती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। अब आप लोग अपनी कार्रवाई आरंभ करें। यहीं से हमारा लेक्चर समाप्त हो गया है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आवाज सुनाई पड़ रही है? जी जी आ रही है। आ रही है? ठीक, ओके, थैंक यू। संचालक जी, आगे बढ़ाएं कार्यक्रम। सर, आगे के कार्यक्रम के लिए मैं माननीय अध्यक्ष साहब बान गोत्रा साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वो आगे के कार्य के लिए हमें मार्गदर्शन दें। तो सर मैं उसके बाद हमारे जो आज के अध्यक्ष जी हैं धर्म बाकी जी, वो कंक्लूड करेंगे। तो मैं थोड़ा सा अपनी अध्यक्षता में भाषण दे देता हूँ। तो मैं RC गंगोत्रा, इंजीनियर RC गंगोत्रा,
आज की अध्यक्षता कर रहा हूँ। तो सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए बहुजन समाज में जाने सभी महामानवों को नमन करते हुए, और आज जो हमारे प्रोफेसर आर.सी. दिमान जो हर मंडे को संविधान के बारे में अपने निःशुल्क अपनी जहाँ पर हमें सेवा देते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो हर मंडे को हमें बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। और आज की हमारे जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष हैं, उनको नमन करते हुए, और बादल सिंह बोध जी को, उनको नमन करते हुए मैं सिर्फ दो चंद बातें कहूँगा कि आज आर.सी. दिमान जो हमारे प्रोफेसर जी हैं, उन्होंने 137 और 138 आर्टिकल के विषय में बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों का उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करना की शक्ति होगी। कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कोई जजमेंट दी थी या कोई ऑर्डर इशू कर दे, इट मीन दैट इज नॉट ए फाइनल जजमेंट, वो उसको भी हम रिव्यू प्रोवास से कर सकते हैं, जो संसद को पावर है और जो पार्लियामेंट को पावर है। तो ये बहुत ही इंटररिलेटेड आर्टिकल है कि हर आर्टिकल को हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो पीछे पीछे जितने आर्टिकल हैं उनके साथ सारे आर्टिकल रिलेटेड हैं। ये जो विषय है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है कि आम आदमी इसको समझ सके। अकॉर्डिंग टू द माई ओपिनियन कि हमें ये बहुत ही बारीकी से समझना होगा। इसलिए देखो आज के जो जज बनाए जाते हैं, वो जज वो इसीलिए मनुवादी जो जज बनाते हैं, वो अपने जो 100 साल से उनका बाप बना हो उसी को आगे वो ले जा रहे हैं। किसी SC ST को वो जज नहीं बना रहे हैं आज की डेट में। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बारीकी से समझने वाले नियम है, कानून है, और इन कानूनों को इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता जैसे हमारे प्रोफेसर आर.सी. दिमान जी बता रहे हैं। हमारे वकील भी आते हैं, लेकिन उनको भी इतना नॉलेज नहीं होता जो हमारे आर.सी. दिमान जी हमें बता रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा विषय है जो डॉक्टर हमारे उन्होंने एक चीज स्पष्ट करके रखी हुई है कि हम कहाँ अपील कर सकते हैं, किसको रिव्यू पिटीशन कर सकते हैं, किसकी रिट पिटीशन कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल जैसे हम आगे जाएंगे ऐसे ऐसे हमें और भी ज्यादा बहुत सीखने को मिलेगा। तो मैं आर.सी. दिमान जी का बहुत ही तहे दिल से उनका शुक्र अदा हूँ कि वो हर मंडे को हमें 8 से 9 बजे तक अपनी निःशुल्क सेवा देते हैं, और ये बहुजन समाज के लिए बहुत ही बड़ी एक हमारे लिए बहुत अच्छी उनके उनके द्वारा दी गई जानकारी हमारे लिए हमें सीखना चाहिए। तो इसी चीज को हमें आगे लेना चाहिए। जो RBM ने हमें हमारा प्लेटफॉर्म RBM है, वो इसको हम जितना स्ट्रेंथन कर सकें, इसको ज्यादा से ज्यादा हमें स्ट्रेंथन करना है। तो मैं मेरी सभी दोस्तों से जो और सभी साथी जो भी अपील है कि आप RBM का जितना से ज्यादा हो सके इसको स्ट्रेंथन करें, इसको मजबूत करें, और मंडे और बुधवार को जितना भी हमारा बुधवार को सुबह जो होती है हमारा बुद्ध और हिजदम्मा, और मंडे को जो हमारा संविधान होता है इसको सुनने की कोशिश करें। और इसमें जितनी जानकारी है वो बहुत ही हमारे लिए लाभदायक है। तो मैं आर.सी. दिमान जी का एक बार फिर शुक्रिया करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अध्यक्षीय भाषण के रूप में संबोधित किया है। अब मैं प्रभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे सर। जी आज हमारे जी सर। संस्थापक अध्यक्ष भी जुड़े हैं, उनको भी 2 मिनट का टाइम।
जी, जी। मैं आदरणीय हमारे संस्थापक महोदय से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि वो भी आज 2 शब्द आज के कार्यक्रम में बताएँ हमें। सभी धन्यवाद। संत गुरुओं को चरणों में वंदन करते हुए आज की वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर रमेश चंद बनोत्रा साहब, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और संविधान के हमारे विशेषज्ञ जो प्रत्येक सोमवार को हमें संविधान का ज्ञान देते हैं, माननीय आरसी धीमान साहब, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष साहब, उनका भी धन्यवाद करता हूं। देश भर से जितने साथी जुड़े हैं सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये निवेदन करता हूं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो चैनल है आरवीएम इंडिया, आरवीएम इंडिया को आप लोग यूट्यूब पर सर्च करें, उसे सुने, सुनकर उसे ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें, क्योंकि ये जो संविधान की चर्चा है और संविधान का जो तजुर्बा है, जो ज्ञान है, तो इसका भारत के प्रत्येक नागरिक को समझना बहुत जरूरी है। और विशेष करके जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनको संविधान के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। तो दूसरे स्रोत हमारे पास नहीं हैं, तो आरवीएम के माध्यम से जो हमें सेवाएं दे रहे हैं हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर आरसी धीमान साहब, उनका मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि वो बड़ी अच्छी जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं। और एक विशेष सूचना मैं आप लोगों को और दे दूं, क्योंकि अगला जो सोमवार आएगा उस दिन 10 अक्टूबर होगा। तो 10 अक्टूबर चूंकि लुम्बिनी में हम लोगों को प्रोग्राम में पहुंचना है, 12 अक्टूबर को पहुंचना है। कुछ साथी रात के 11 अक्टूबर को ही निकलेंगे, कुछ साथी 10 अक्टूबर को ही निकलेंगे। तो ये ध्यान में रखते हुए, और उसके बाद 10 अक्टूबर के बाद जो सोमवार आएगा, तो वो सोमवार होगा 17 अक्टूबर का। तो चूंकि 16 अक्टूबर तक प्रोग्राम रहेगा, सभी साथियों की विदाई रहेगी, वहां से वापसी होगी, तो अधिकांश लोग 17 अक्टूबर तक अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं ये विशेष सूचना दे रहा हूं आपको और निवेदन कर रहा हूं आरसी दीवान साहब से कि 2 सप्ताह हमारा ये अवकाश रहेगा, छुट्टी रहेगी। 10 अक्टूबर और 17 अक्टूबर हमारा अगला जो संविधान चर्चा का कार्यक्रम होगा वो 24 अक्टूबर को होगा। 24 अक्टूबर को होगा। तो ये मैं आप सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं और सभी साथियों से पुनः एक बार फिर ये अपील करता हूं कि लुम्बिनी का कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। हम सब लोग वहां फेस टू फेस मिलेंगे, फिजिकली मिलेंगे, और कई राज्यों के साथी वहां आ रहे हैं। बड़ी खुशी है, अंडमान निकोबार से भी 4 साथी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। ये एक संगति होगी, बुद्धिज्म का संगम होगा, महापुरुषों की विचारधारा का एक संगम होगा। तो आप लोग भी अपना ज्यादा से ज्यादा तैयारी के साथ आप लोग उधर पहुंचे। और फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को बता दिया गया। मैं विशेष और बता देता हूं कि यदि किसी साथी को कोई प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो वो अपना पर्चा और फाइल अपने साथ रखें, अपने बैग में रखें, ब्रीफ केस में रखें या सूटकेस में रखें या बैग में रखें, जरूर रखें, पूरी फाइल अपने साथ रखें। और दवाई जो होती है वो दवाई का भी बंदोबस्त आप लोग अपना निश्चित रूप से कर लें। 25 अक्टूबर तक का आप एक सप्ताह ज्यादा की दवाइयां अपने पास रखें। और जिन साथियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो निरोग हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि जुकाम, बुखार, खांसी, लूज मोशन, पेट दर्द, सर दर्द, इस किस्म की थोड़ी थोड़ी दवाइयां आप लोग भी अपने पास जरूर रख लें, अपने साथ रखें। डाइजेशन की, पेट में अगर कोई गड़बड़ी होती है खान पान के कारण या पानी वानी की वजह से,
तो उसके लिए भी आप अपने एमबीबीएस डॉक्टर की सलाह लेकर जरूर ये प्रबंध कर लें। और दूसरा, मौसम सामान्य है वहाँ, जैसा आगरा में है, जैसा दिल्ली में है, जैसा आपके यहाँ है, वैसा ही मौसम है। तो मौसम को ध्यान में रखते हुए आप 2 चादर जरूर ले लें। वैसे जहाँ आपकी रुकने की व्यवस्था है वहाँ अच्छी व्यवस्था की गई है, तो आपको चादर, कंबल वंबल वहां भी मिलेगा, लेकिन उनके भरोसे आप ना रहें। फिर भी अपनी एक चादर नीचे बिछाने के लिए बेड पर, और एक चादर जो भी वहां कंबल जो मिलेगा या चादर मिलेगी, उस चादर के नीचे लगाने के लिए अपनी धुली हुई चादर है आप स्वयं अपनी रखें, जिससे किसी दूसरे का कोई इन्फेक्शन हमें वहां प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। तो ये विशेष जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। और मेंबरशिप की जो सहयोग राशि जिन जिन साथियों पर बकाया है, यथासंभव हो सके तो आप उसको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अकाउंट में उसे जितना जल्दी हो सके आप लोग जमा करा दें। मैं 8 तारीख को यहाँ से निकल जाऊंगा। 9 को पूज्य भंते सुमित रतन जी के द्वारा प्रोग्राम रखा गया है, मैं उसमें रहूंगा। और 10 अक्टूबर को सुबह मॉर्निंग में निकल जाऊंगा, 12 बजे तक मैं लुम्बिनी पहुंच जाऊंगा। और आप लोग आइए, फिर हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और वहाँ हमें जो लुम्बिनी की नगर पंचायत है, तो उसकी जो डिप्टी मेयर हैं हमारी कल्पना गौतम जी, वो बुद्धिस्ट हैं और वो हमें काफी सहयोग कर रही हैं वहाँ। और उनके जो हस्बैंड हैं शिवनंदन गौतम, तो वो भी हमको काफी वहाँ सहयोग कर रहे हैं। तो हम लोग से निवेदन है, कुछ जानना चाह रहे थे क्या? सर आवाज बंद हो गई थी। आवाज नहीं, वो एक फोन आ गया था। तो ये मेरा सभी से निवेदन है, 2-2 चादर आप जरूर रख लें। दवाइयाँ छोटी मोटी, जुकाम, खांसी, सर दर्द, लूज मोशन, पेट दर्द, इस किस्म की रख लें। और कोई साथी अगर बीपी से, शुगर से या हार्ट प्रॉब्लम से की प्रॉब्लम है उन्हें, तो वो अपने डॉक्टर की फाइल आप लोग जरूर साथ रखें। दवाइयां तो रखें ही, फाइल इसलिए साथ रखें, मैं भी अपनी पूरी फाइल हर समय साथ रखता हूँ। मुझे मेरे डॉक्टर ने ये एडवाइस किया है कि कभी कहीं आप बाहर हैं और आपको प्रॉब्लम कोई होती है, रात में होती है, दिन में होती है, तो यदि आपकी ट्रीटमेंट की फाइल आपके साथ है तो वो आप डॉक्टर को दिखा देंगे, तो डॉक्टर को ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी। वो आपकी फाइल के अकॉर्डिंग आपकी जांच रिपोर्टें और जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपको तत्काल ट्रीटमेंट वो दे देगा, तत्काल ट्रीटमेंट आपको दे देगा। इसलिए जो जानकारी मुझे है वो मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दी है। और इंजीनियर साहब का और आरसी दीवान साहब का एक बार और धन्यवाद। देश भर से जितने लोग जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जल्दी से हम सब लोग महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी पर मिलते हैं। वहाँ एक बुद्ध धम्म की संगति हम सब लोग करते हैं। ये कहते हुए सभी का बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। नमो बुद्धाय।